Hello everyone, welcome to the Advanced Learning by RK Sir. एडवांस लर्निंग बाय आरके सर के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं मैं और मेरा नाम है प्रखर मिश्रा। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपना हिस्ट्री के पहले चैप्टर के एमसीक्यू। हिस्ट्री के पहले चैप्टर के इस एमसीक्यू में हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा यूरोपियों का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनियां कैसे कैसे भारत आई हैं, क्या क्या हुआ है उसमें, इसका होगा। सबसे पहले मैं आपको मेथड बता दूं। आपको मेथड ये करना है कि आपको 1 से लगाए 25 तक की नंबरिंग कर लेनी है। 1 के आगे आपको ए लिख लेना है। अगर मेरा भी ये आंसर सही है तो आपको यूं यह लगा देना है। अगर मेरा कोई और ऑप्शन है तो आपको जो है ये निशान लगा देना है। इस तरह करके आप 1 से 25 तक सारे आंसर अपने लिखेंगे, मेरे लिखेंगे, और जो मेरा सही होगा उसको भी आप लिखेंगे। यहाँ पर आप जो मेरा सही होगा वो लिखेंगे और यहाँ पर इसका ये लगा देंगे, ताकि बाद में जब कभी प्रैक्टिस करने को मिले आपको तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आंसर इसके हैं। और इसके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो सर के कांटेक्ट करके, आरके सर से, आप बिल्कुल उनसे ले सकते हैं। इसका सारा मेथड वो आपको बता देंगे कि आपको कैसे लेना है, कहाँ से मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा इंडियन हिस्ट्री, यानी यूरोपीय का भारतीय आगमन जो है चैप्टर, वो हिस्ट्री का पार्ट बनता है, मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिकली पार्ट बनता है। तो इस स्थिति में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब चैप्टर डिस्कस करेंगे हम, तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन को बहुत एक्सप्लेन करके बताऊं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कई सारे पॉइंट स्टैटिक्स होते हैं, तो वहां पर हम कुछ और नहीं कर सकते। उसमें हम ज्यादा अपने तरफ से नहीं लगा सकते। ठीक है। इसलिए जितना मैं बताऊंगा उसको आप लोग बिल्कुल एब्जॉर्व करना और अच्छे से समझना यार, बहुत जरूरी होगी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन पे बहुत ध्यान देना, जो एक्सप्लेनेशन मैं कराऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इतनी जरूरी होती है कि मैं बहुत पॉलिटी के लेक्चर में भी मैंने बता रखा है आपको, अगर देखा होगा आपने तो मैंने हर जगह बता रखा है कि किस तरह से चीजें आपको पढ़ती चली जानी है। ठीक है। तो गाइस लेट ना करते शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रखर कुमार मिश्रा और आपके लिए लेकर आ रहा हूं चैप्टर 1। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। सूची 1 क्या कह रही है, सूची 2 क्या कह रही है। ये चीज यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर आएगा सूची 2। ये क्या कह रहा है, देखो, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 1498 में आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 1600 में आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, ये 1602 में आई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 1664 में। यानी हमारा जो कूट हुआ वो कौन सा सही हो गया, हमारा जो कूट हुआ ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाता है। और ये कूट देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है यार, यहाँ पर ए बी सी और डी लिखा रहता है। ठीक है। यानी ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3, डी के साथ 4, तब ये सही होता है। ठीक है। वह कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया। वो कौन सा ऐसा पुर्तगाली था जिसने क्या किया, गोवा पर अपना अधिकार किया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, या अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, या रॉबर्टो डी नवेली। तो यहाँ पर बता दूं इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क कौन है आपका, वो पहला पुर्तगाली है। वह पुर्तगाली है जिसने क्या किया है, गोवा पर अधिकार किया है। और ये कब किया है, 1509 में। 1509 में इसने क्या किया था, वायसराय बनकर के आया था। ये किसका वायसराय था, पुर्तगालियों का वायसराय था। ये पुर्तगालियों का वायसराय था, 1509 में भारत पर आता है और गोवा पर अपना अधिकार कब्जा काबिज करता है। और फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा, जो यहाँ पे लिखा है फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा, ये कौन है, ये पहला वायसराय है, फर्स्ट वायसराय है किसका, पुर्तगाल का। पुर्तगाल का पहला वायसराय है। पुर्तगाल का पहला वायसराय कौन था, पुर्तगाल का पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये कब आया है, 1505 को। उसके बाद कौन आया है, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क आया है। वास्को डी गामा कौन है, ये अभी मैं आगे डिस्कस भी करूंगा, और वैसे भी आप लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो यार। ये वही आदमी है जो 1498 में आता है, भारत कालीकट के बंदरगाह पर उतरता है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखो, ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसमें मैं आपको बता दूं पहला गवर्नर जनरल कौन था, हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे, हमारे प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल थे हमारे कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स साहब। हेस्टिंग्स साहब कौन थे, हमारे प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे देखो, इसमें रॉबर्ट क्लाइव है, सर जॉन स्यूअर्ट है, बहुत सारे ऑप्शन में आएंगे, डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। मतलब इसमें से कौन सा व्यापार यूरोपीय था जो भारत में सबसे पहले आता है और अपना व्यापार फैलाता है और उसको प्रभावित करता है। तो सबसे पहले कौन आए थे, अभी पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया, सबसे पहले कौन आए, हमारे पुर्तगाली आए। पुर्तगाली कब आ गए, 1498 में। 1498 में मतलब बेसिकली 1500 टाइम से इनका व्यापार का समय कहा जाता है पुर्तगालियों का। ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था। देखो, अब बात आ गई वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा भारत में कहां उतरता है, कालीकट में उतरता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन लेकिन आ भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर देखो, अब यहाँ पे बता दो, कालीकट में जब उतरता है तो इसका स्वागत कौन करता है, इसका स्वागत करता है कौन, उस समय का राजा है जमेरून। जमेरून जो है इसका
वास्को डी गामा का स्वागत करता है। और वास्को डी गामा का जन्म कब हुआ था? वास्को डी गामा का जन्म हुआ था 1460 में। ये कहा जाता है कि इसका जन्म हुआ था 1460 में, 1460 में, ठीक है। आगे देखते हैं, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो बिल्कुल पुर्तगाल से आया था, तो पुर्तगाल का ही रहने वाला था। वह अंग्रेजी शासन जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया, जहांगीर के दरबार में आकर के जिसने भेंट किया वो कौन था? सर थॉमस लो था। थॉमस लो क्या था? वो शासक था जिसने जो है जहांगीर के दरबार में आकर के क्या किया? भेंट किया था। किसने किया था? थॉमस लो ने किया था। थॉमस लो ने किया था जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट। और ये कब आया था? ये आया था आपका 1616 में। थॉमस लो कब आया था? 1616 में आता है जहांगीर के दरबार में, 1616 में। और क्या करता है ये करता क्या है? अजमेर के किले में, अजमेर के किला में किससे मिल रहा है? जहांगीर से मिलता है। जहांगीर से कहां मिलता है? अजमेर के किले में मिलता है। और वहां पर क्या होता है, जब किले में मुलाकात होती है तो उस समय क्या होता है कि ये थॉमस जो होता है अपने व्यापारिक उद्देश्यों को बताता है, ठीक है। और ये किसका, देखो ये किसका वो है? ये ब्रिटिशर्स का है, अंग्रेजों का वो है, ठीक है, दूत है। फिर कह रहा है गोवा और दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसने किया था? गोवा और दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किनके द्वारा किया गया था? तो उपनिवेशीकरण जाहिर सी बात है पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों ने किसका उपनिवेशीकरण किया था? गोवा और किसका? गोवा का उपनिवेशीकरण किया था। इसी अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में छीन लिया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ये किससे छीना था? इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से छीना था, बीजापुर के सुल्तान से। अब ये सब क्वेश्चन स्टैटिक है, तो मैं क्या बताऊं यार। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई थी? भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज की जाती है वह पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। कौन? वास्को डी गामा। कब? 1498 में। जन्म कब हुआ? 1460 में इसका, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वास्को डी गामा का जन्म कब हुआ था। तो वास्को डी गामा का जन्म हुआ था 1460 ईस्वी में, ठीक है। कहां पर आया था? कालीकट में आया था। किसने स्वागत किया था? जैमोरिन ने स्वागत किया था। इतनी सारी चीजें आपको जाननी है वास्को डी गामा के बारे में। ब्रिटिश तख्त ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? मतलब किसने अनुमति दिया था कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए? तो ये अनुमति कौन देगा? ये अनुमति दिया था जहांगीर ने। जहांगीर ने जब अनुमति दे दिया था, किसको दिया था? देखो ये कौन है? जहांगीर से मिलने कौन आ रहा है? थॉमस रो आ रहा है। थॉमस रो को अजमेर किले में मुलाकात हो रही है और फैक्ट्री अनुमानित करने की आपको अनुमति दे दी जाती है। आगे देखते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष जो होता है, उसकी समाप्ति किस संधि से होती है? यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध जो एंग्लो फ्रेंच वार है, उसकी किस संधि से वो होती है? तो वो होती है पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि से हो जाती है उसकी शांति हो जाती है। पेरिस की संधि से जो है उसकी शांति हो जाती है। बेसिन की संधि देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहता है सूरत की संधि, सूरत की संधि, बेसिन की संधि, ये सब चीजें हमें जाननी है, ठीक है। तो सूरत की संधि जो होती है, सूरत की संधि के बारे में आप बता दो सबसे पहले, ये होती है 1775 में। कब हुई? 1775 में। किसके किसके बीच? राघोवा एक शासक है भारत का, राघोवा। और ये कौन है? अंग्रेज है, अंग्रेज। और राघोवा और अंग्रेज के बीच जब ये संधि होती है तो राघोवा क्या कहता है, अंग्रेज क्या कहते हैं? राघोवा को हम सैनिक देंगे और जब युद्ध पे विजय हो जाएगी तो हम राघोवा को क्या करेंगे? पेशवा भी बना देंगे, राघोवा को पेशवा भी बना देंगे। बेसिकली ये सन याद रखना, सूरत की संधि 1775 में होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम बेसिन की संधि। तो बेसिन की जो संधि होती है वो होती है आपकी 31 दिसंबर 1802 में होती है। और ये कौन कर रहा है? पेशवा के बाजीराव, यानी पेशवा बाजीराव। और कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं, अंग्रेज। इन लोगों के बीच में हो जाती है ये संधि, पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के बीच में। ये कब होती है? 1802 में होती है, ठीक है। उसके बाद बेसिन की संधि हो गई। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। 1717 की ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने के फरमान जारी कर दिया? मतलब विशेषाधिकार किसने दे दिया? तो विशेषाधिकार किसने दिया? फटाफट बताइए। तो विशेषाधिकार किसने दिया? फर्रुख सियर ने दिया। फर्रुख सियर ने क्या किया? विशेषाधिकार दे दिया, ठीक है। फर्रुख सियर कौन है? फर्रुख सियर वो व्यक्ति है जो 1713 से 1719 तक मुगल बादशाह है हमारे यहाँ। 1713 से 1719 तक है। और हमारे यहाँ किसका बादशाह है? ये मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम कभी कभी पूछा जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है अब्दुल, क्या नाम है? अब्दुल, बहुत बड़ा नाम है इसका, अब्दुल मुजफ्फरुद्दीन, मुजफ्फरुद्दीन, अब्दुल मुजफ्फरुद्दीन। उसके बाद क्या है? मोहम्मद शाह। और फिर आता है फर्रुख सियर। ये फिर फर्रुख सियर, इतना बड़ा नाम है इसका, ठीक है। पूरा नाम इसका ये है। जहानदार शाह के बारे में देखेंगे। जहानदार शाह कौन है? जहानदार शाह वो व्यक्ति है जो 1712 से 1713 तक हमारा शासक है। ये 1712 से 1713 तक,
1713 तक हमारा शासक है, ठीक है। कौन सा शासक? मुगल शासक। ये भी क्या है? मुगल शासक है। जहांदार शाह की पत्नी कौन थी? लाल कुंवर। लाल कुंवर कौन थी? इनकी पत्नी थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जहांदार शाह की पत्नी का नाम क्या था? तो जहांदार शाह की पत्नी का नाम था लाल कुंवर। लाल कुंवर किसका नाम था? जहांदार शाह की पत्नी का नाम था। जहांदार शाह की पत्नी का नाम था लाल कुंवर, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी क्या कहते हैं, मृत्यु कब होती है जहांदार शाह की? 11 फरवरी 1713 को। 11 फरवरी 1713 को जहांदार शाह जो होता है वो मर जाता है। 1713 को जहांदार शाह मर जाता है। कहां पर मरता है? ये दिल्ली में। दिल्ली में। और इस समय उसकी उम्र कितनी होती है? 51 वर्ष। 51 वर्ष की आयु में दिल्ली में मर गया था ये, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से किसने किया था? यानी ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किसने कौन कौन कर रहा है? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किसने किया था? किन पेशवाओं ने किया था? तो माधवराव ने किया था, बाजीराव ने किया था, कि किसने किया था? ऑप्शन देख के आप बताइए। बालाजी विश्वनाथ ने किया था कि किसने किया था? तो ये संधि कौन कर रहे हैं? बाजीराव दुत्या ने कर रहे हैं। बाजीराव दुत्या ने किया था कौन सी संधि? बेसिन की संधि। और मैंने आपको डिटेल बताया है बेसिन की संधि के बारे में। क्या बताया है? 31 दिसंबर 1802 को होती है ये संधि। कब होती है? 31 दिसंबर 1802 को। और किसके किसके बीच होती है? बाजीराव दुत्या और अंग्रेजी सेना के बीच होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो है रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व उत्तराधिकारी कौन है? बेंटिक है, कर्नवालिस है, हेस्टिंग्स है, वेलेस्ली है। तो यहाँ पर उत्तराधिकारी कौन है हमारे? यहाँ पर उत्तराधिकारी है हेस्टिंग साहब। हेस्टिंग हमारा कौन है? उत्तराधिकारी है। ऑप्शन में है वेलेस्ली। वेलेस्ली कौन? वेलेस्ली वो व्यक्ति है जिसने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कराया। कौन सा? आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध? सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध इसने कराया था, ठीक है। इसके टाइम में लड़ा गया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ? मराठों के लिए क्या हो गया? मराठा जो थे यहाँ पर अंत साबित हुआ। ये मराठाओं का अंत साबित होता है कहीं ना कहीं। ये युद्ध कहीं ना कहीं मराठाओं को खत्म करने वाला है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तो मराठा जीत गए थे, लेकिन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को किसने जीता था? अंग्रेजों ने जीता था। इसने अंतिम मैसूर युद्ध कराया। इसने अंतिम मैसूर युद्ध भी लड़ा। अंतिम मैसूर युद्ध किसने लड़ा? इसी ने लड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है कि अंतिम मैसूर युद्ध के बाद क्या लड़ा गया? 1798 से 1805 में सबसे पहली चीज ये क्या रहा? बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। 1798 से 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल है, ना ही भारत का गवर्नर जनरल है, ना ही वायसराय है। ये याद रखना, ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, ठीक है। उसके बाद इसने 1799 में तंजौर के राजा के साथ संधि किया। तंजौर के राजा भी इसके आगे झुक जाते हैं 1799 में। उसके बाद मैसूर के राजा 1799 में ही मैसूर के राजा ने इनसे संधि कर लिया। 1801 में अवध के राजा ने इससे संधि कर लिया। 1803 में बरासर एक जगह है बरार के शासक ने भी इससे संधि कर लिया 1803 में। 1804 में सिंधिया ने इससे समझौता कर लिया। और 1804 में किसने समझौता किया? सिंधिया ने। मतलब इतने सारे समझौते इसने करवा दिए। सोचो कितना मतलब पावरफुल होता जा रहा है ब्रिटिश शासन। मतलब इसने सब कुछ सबको जो है डरा धमका के सब कुछ करा लिया। और सबसे बड़ी चीज 1799 में क्या किया था इसने? 1799 में सेंसरशिप एक्ट लाया था। कौन सा एक्ट? सेंसरशिप एक्ट। अब देखो ये सब क्वेश्चन बन गए आपके। क्या सेंसरशिप एक्ट किसके टाइम पर आया था? वेलेस्ली के टाइम पर आया था। 1799 में किसके साथ संधि की गई थी? 1799 में मैसूर के राजा के साथ, और किसके साथ? तंजौर के राजा के साथ। अब पूछेगा क्वेश्चन, तंजौर के राजा के साथ संधि अंग्रेजों की कब हुई थी? 1799 में हुई थी। या पूछ सकता है 1799 में जब अंग्रेजों और तंजौर के राजा के बीच संधि हुई तो उस समय हमारा गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली था। वेलेस्ली, ठीक। अब कह रहा है नीले पानी की नीति किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने, नोनो दी कुन्हा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से किसने अपनाई थी? ये पूछ रहा है कि ये किसने अपना दी थी। कि कौन सी क्रांति थी? नीली क्रांति। नीली क्रांति किसने अपनाई थी? तो नीली क्रांति जो अपनाई थी वो अपनाई थी नोनो दी कुन्हा ने। नोनो दी कुन्हा ने। और नीली क्रांति क्या है, नीली क्रांति कैसे है, ये तो आज तक चलती चली आई है। तो देखो ये अभी तक चली जा रही है। 30 अगस्त 2019 को लास्ट हमने नीली क्रांति मनाई थी। 30 अगस्त 2019 को हमने लास्ट बार नीली क्रांति दिवस मनाया था, ठीक है। ये अभी भी चल रहा है। और इसका थीम क्या था इस वाले का? भारत के अंतर क्षेत्र में नीली क्रांति को पहुंचाना। नीली क्रांति को कहां तक पहुंचाना? भारत के अंतर क्षेत्र में हर जगह तक पहुंचाना। और नीली क्रांति की नीति किसने अपनाई थी? ये जरा एक बार देखना जरा। नूनू दी कुन्हा नहीं होगा ये नूनू दी कुन्हा नहीं होकर के ये होगा आपका फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा सही कर लेना इसको। ये ऑप्शन होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये नूनू दी कुन्हा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये 30 अगस्त 2019 को अभी भी मनाया गया, सबसे आखिरी बार, लेकिन अभी भी मनाया जाता है 30 अगस्त को, ठीक है। इसका थीम क्या था? भारत में अंतर क्षेत्र तक नीली क्रांति को पहुंचाना। अल्बुकर्क के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। डी अल्मेडा के बारे में बता ही दिया आपको। अल्मेडा कब आया था? 1509 में आया था, ठीक है। अल्बुकर्क कब आया था? 1509 में। और 1505 में कौन आया था? अल्मेडा आया था। अल्मेडा आया था 1505 में। 1509 में आया था अल्बुकर्क। अल्मेडा कौन सा? पहला वायसराय था। अल्बुकर्क कौन था? पुर्तगाली वायसराय था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर कौन बना? तो ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन में बता दिया है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा।
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है ये अल्मीडा नहीं है, अल्मेडा है ये क्या है, अल्मेडा है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने यह काम किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सवाली या शोली के स्थान पर हराया था? मतलब देखो, अंग्रेज ने सवाली या शोली के युद्ध में किसको हराया था? तो किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को हराया था? तो थॉमस वेस्ट ने हरा दिया था पुर्तगालियों को शोली या सवाली के स्थान पर। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शोली या सवाली का युद्ध कहां पर होता है? तो शोली या सवाली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो शोली या सवाली का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच। यहाँ पे जीतता कौन है? अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, थॉमस रो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि यह 1616 में आया, जहांगीर से मिला, कहां पर? अजमेर के किले में, और इसने अनुमति लिया था व्यापार के लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या था कारण? देखो, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी की जंग, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। पहली चीज, किसी भी गद्दी की जंग नहीं थी। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, हाँ ये कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या हो रही है, फ्रांसीसियों का जहाज अंग्रेज अधिग्रहण कर ले रहे हैं, इसी के बाद ये हुआ था। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? अब देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहांगीर ने किसे खान कहा था। तो जहांगीर ने किसको खान कहा था? हॉकिंस को खान कहा था। हॉकिंस को क्या कहा था? जहांगीर ने खान कहा था। हॉकिंस कौन था? हॉकिंस जो था एक फारसी भाषा का जानकार था। किसका जानकार था? ये फारसी का जानकार है, ये फारसी का जानकार है। और ये कब आ रहा है भारत? ये भारत में आ रहा है 1608 से 1613 तक भारत के दरबार में रहा, 1608 से 1613 तक। और इसने क्या किया, यहाँ पर नवाब से कहने पर, यहाँ के जो राजा हैं उनके कहने पर क्या कर रहा है, अर्मेनियाई ईसाई लड़की से शादी कर लिया इसने। और जहांगीर को 400 मनसबदार दिया था। जहांगीर को कितना मनसबदार? 400 मनसबदार राजा ने दिया था। ठीक है, इसने क्या किया था, जेम्स प्रथम का आदेश, तो जब ये आया था तो किसके आदेश से आया था? जेम्स प्रथम के आदेश से आया था, ब्रिटेन से। ठीक है, और फिर 1613 में ब्रिटेन चला गया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहां से मिलता था? तो सोरा और अफीम प्राप्त करने का क्षेत्र क्या है? सोरा और अफीम प्राप्त करने का क्षेत्र क्या है यूरोपियों के? यूरोपियों के सोरा और अफीम प्राप्त करने का क्षेत्र जो होगा वह हो जाएगा बिहार। बिहार जो है वो जो सोरा और अफीम के लिए फेमस है, सोरा और अफीम के लिए। मद्रास में भी अफीम होता था, लेकिन यूरोपियों को अफीम प्राप्त होता था बिहार से। गुजरात में क्या करते थे? कपास की खेती। बिहार में ही नील की भी खेती कराते थे, बिहार में ही नील की खेती। बंगाल में भी नील की खेती कराते थे। असम में चाय की खेती। ऐसे चलता था इनका। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है सोरा और अफीम, तो बिहार हो जाएगा ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी थी? मतलब देखो, दीवानी का मतलब क्या होता है कि हम उसको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दे रहे हैं। आपको हम टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दे रहे हैं, आपको हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये किसने किया था? ये किया था आपका किसने? शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने ये काम किया था, शाह आलम द्वितीय ने। अब देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला क्या है मैं आपको बता दूं। शुजाउद्दौला कौन है आपका? ये जो है दारा सिकोह के महल में नवाब बनता है। कब बनता है? 1732 से 1775 तक। 1732 से 1775 तक ये नवाब है। कहां पर है ये आपका? दारा सिकोह के महल में। दिल्ली में अवध के नवाब है, दिल्ली में अवध के नवाब है। ठीक है, इसे क्या कहते थे? देखो, इसके बहुत सारे नाम है यार, इसके बहुत सारे नाम है। जैसे वजीर उल मालिक, मलिक हिंदुस्तान, शुजाउद्दौला, नवाब मिर्जा जलालुद्दीन, हैदर खान, बहादुर, अवध के नवाब, वजीर आदि नाम इसे दिया जाता है। इसने क्या किया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी और बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। इसके क्या किया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई और बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में किस पक्ष का यह समर्थन दे, इसके लिए यह क्या था कि बहुत अच्छी तरीके से मतलब यह डिसाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इधर क्या हुआ था, अफगानियों ने मराठाओं की रसद काट के रख दी थी। इसकी वजह से इन अफगानियों को, मराठाओं को खाने की कमी हो गई। लेकिन शुजा ने क्या किया? शुजा ने शुरुआती दौर में बिल्कुल पक्का नहीं था वो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में वो किसकी तरफ होगा, लेकिन महाराष्ट्र उस समय काफी दक्षिण में रह चुके थे और शुजा के राज्य तक पहुंचने में उन्हें काफी समय भी लगने वाला था। इसलिए उन्होंने जमीन पर क्या किया? अब्दाली और उसकी विशेष सेना का लिहाज करते हुए उन्होंने अफगानों और नजीबुद्दौला का साथ देने का फैसला कर लिया। किन्होंने? शुजाउद्दौला ने नजीब और नजीबुद्दौला का साथ देने का फैसला किया था। और ये अगर देखो, इतिहासकार कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये उनके मां की राय थी कि उन्हें मराठाओं का साथ देना चाहिए, लेकिन उनके पिताजी कई अवसरों पर पहले भी उनकी मदद कर चुके हैं मराठाओं की। तो इसलिए शुजाउद्दौला की मां ने कहा कि तुम्हें मराठाओं का साथ देना पड़ना चाहिए, और इसने क्या किया? अहमद शाह दुरानी के नेतृत्व वाले अफगानों को उन्हीं के समर्थन देना पड़ा। ठीक है, इसे अहमद शाह दुरानी वाले अफगानों के नेतृत्व में समर्थन देना पड़ा। ठीक है,
और ज्यादा डिस्कस में देखने के लिए आप आरके सर के लेक्चर को रेफरेंस कीजिए। आरके सर के लेक्चर में आपको बिल्कुल डिटेल में बताया गया होगा, ठीक है। आरके सर के लेक्चर को जब आप देख करके इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको ये क्वेश्चन कुछ नहीं लगने वाले हैं, बिल्कुल इजी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर बिना क्वेश्चन की बिना लेक्चर देखे आप यहाँ आते हो क्वेश्चन करने, तो गाइस ये जान लो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, ठीक है। अगर आप पूरा लेक्चर देखे बिना यहाँ पर आते हो एमसीक्यू करने, तो आप समझ लो अपने साथ आप क्या कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, ठीक है। इसलिए प्लीज लेक्चर को पहले देखो फिर यहाँ पर आओ। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया था, बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। कहां पर, देखो शाह आलम दुस्तिया, एक आदमी है शाह आलम दुस्तिया है और एक आदमी है मीर कासिम। ये दोनों लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं कि दोनों लोग मिलकर के सिराजुद्दौला के साथ और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, बक्सर के युद्ध। और बक्सर के इसी युद्ध के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों का बोलबाला कायम हो गया, क्योंकि यहाँ पे तीनों लोग हार गए। और जब तीन तीन लोग हारते हैं तो फिर अंग्रेजों को लग गया कि भाई अब हम ही सब कुछ है। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी है। मतलब पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की कौन सी फैक्ट्री लगाई गई थी। ये सारी बंगाली फैक्ट्रियां हैं, लेकिन बंगाल की कौन सी फैक्ट्री जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये थी हुगली की। हुगली की फैक्ट्री कहां से थी, हुगली की फैक्ट्री स्थापित की गई थी बंगाल के पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में स्थापित की गई थी हुगली की फैक्ट्री। तो गाइस ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप सभी ने आरके सर का ये लेक्चर नहीं देखा है तो अभी के अभी जाके पहले उसे देखिए, इस वीडियो को बंद कर दीजिए, पहले उसको जाके देखिए, तब उसके बाद इस पर आइए। आपको बेसिकली बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और मैंने सारे क्वेश्चन यार देखो जो भी मैं यहाँ करा रहा हूँ स्क्रीन पे, वो सारे प्रीवियस ईयर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, इसलिए आपके मोर एमसीक्यूज कवर हो जा रहे हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक मैसेज करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर इधर से आपको रिप्लाई आता है कि कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, तो ही आप कॉल करना है यार प्लीज। इस नंबर पे यूं ही कॉल मत कर देना तुम लोग, ठीक है। जैसा कि होता है यार कि व्हाट्सएप नंबर मिल गया कॉल कर दिया तुरंत, तो इस नाते प्लीज इस पे कॉल मत करना, वरना फिर वही दिक्कत होती है, आप ब्लॉक हो जाते हो, फिर कहते हो सर ने हमें ब्लॉक कर दिया या फिर हमें ब्लॉक क्यों किया गया, इस तरह के हल्ला काटते हो आप लोग। तो गाइस थैंक यू, ये था आज का लेक्चर। और अगर आप चैनल पे हमारे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट में प्लीज अपने स्कोर जरूर बताना। कमेंट में क्या करना, अपने स्कोर जरूर बताना। कैसे बताओगे, ऐसे बताओगे जैसे आज के 23 क्वेश्चन थे, 23 बटा कितना है, 14 है, 23 बटा 23 भी कुछ ही आ सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। 23 बटा 23 भी आएगा, जो आरके सर के लेक्चर को देख के आएगा और उसके बाद एमसीक्यू करने आएगा, उसके 23 बटे 23 आने ही आने हैं, ठीक है। 23 बटे 23 भी आएंगे उसके। तो गाइस थैंक यू एंड प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।